Hello everyone, welcome back to our history class. Today we are starting Unit 3 of Ancient Indian History. In this unit, we will study the political, economic and cultural developments of India from 750 AD to 1200 AD. The index of this unit includes 6 important topics. Topic 1, Polity and Economy 750-1000 AD. Here we will understand the political system and economic conditions of this period. Topic 2, North India History of the Gurjara Pratiharas, Palas and Sen dynasty. We will study the rise and achievements of these three important dynasties. Topic 3, Rashtrakutas. We will learn about the Rashtrakuta Empire and its contributions to Indian history. Topic 4, Cholas and their contemporary relations with Southeast Asia and Sri Lanka. This topic explains the Cholas, trade, naval power and foreign relations. Topic 5, Foreign policy of the Cholas. We will understand how the Cholas maintained diplomatic and trade relations with other countries. Topic 6, Invasions of Arabs, Ghaznavids and Ghoris, and Prithviraj Chauhan. In this topic, we will discuss the major invasions and the role of Prithviraj Chauhan. So, let's begin with Topic 1, Polity and Economy 750-1000 AD. इस टॉपिक में हम जानेंगे कि उस समय की पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी कैसी थी। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है राजा का शासन, एडमिनिस्ट्रेशन और किंगडम्स कैसे चलाए जाते थे। इकोनॉमी का मतलब है लोगों की इनकम, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टैक्सेस और बिजनेस कैसे होते थे। इस पीरियड में कई पावरफुल रीजनल किंगडम्स उभार कर आए। एग्रीकल्चर और ट्रेड इकोनॉमी का में बेस द और कई शारन और मार्केट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। टॉपिक 2, नॉर्थ इंडिया गुर्जरा प्रतिहारास, पलास और सेन डायनेस्टी। नाउ आई विल एक्सप्लेन टॉपिक 2, नॉर्थ इंडिया गुर्जरा प्रतिहारास, पलास एंड सेन डायनेस्टी। इस टॉपिक में हम 750 AD से 1200 AD के बीच नॉर्थ इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जरा प्रतिहारास, पलास और सेन डायनेस्टी। सबसे पहले गुर्जरा प्रतिहारास की बात करते हैं। ये एक पावरफुल किंगडम था जो नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से पर रूल करता था और अपनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। उसके बाद पाला डायनेस्टी आती है। पलास ने स्पेशली बुद्धिज्म और एजुकेशन को प्रमोट किया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने सपोर्ट दिया। फिर सेन डायनेस्टी आती है जो मेनली बंगाल रीजन में रूल करती थी। ये डायनेस्टी हिंदू कल्चर और टेम्पल कंस्ट्रक्शन को एनकरेज करती थी। इस टॉपिक में हम इन तीनों डिनेस्टीज के रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन के बारे में भी जानेंगे। इन डिनेस्टीज ने मेडिवल नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस स्लाइड में हम 750 AD से 1200 AD के बीच नॉर्थ इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जरा प्रतिहारास, पलास और सेन डायनेस्टी। इन डिनेस्टीज ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स, कल्चर और एजुकेशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले गुर्जरा प्रतिहारास की बात करते हैं। ये डायनेस्टी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल करती थी और कन्नौज इनका में सेंटर था। इन्होंने नॉर्थ इंडिया को अरब इन्वेजन्स से प्रोटेक्ट किया। इनके इम्पॉर्टेंट रूलर्स नगभाटा आई और मिहिर भोजा थे। ए फ्लैट पलास की बात करते हैं। ये डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया यानी बंगाल और बिहार में रूल करती थी। इस डायनेस्टी की शुरुआत गोपाला ने की थी। पलास ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट दिया। इनके फेमस रूलर्स धर्मपाल और देवपाला थे। ए फ्लैट सेन डायनेस्टी की बात करते हैं। ये बंगाल में रूल करती थी और मुस्लिम रूल से पहले बंगाल की लास्ट हिंदू डायनेस्टी मानी जाती है। इन्होंने हिंदू कल्चर और संस्कृत लर्निंग को प्रमोट किया। इनके इम्पॉर्टेंट रूलर्स बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। अगर की फैक्ट्स की बात करें तो ये तीनों डिनेस्टीज अलग अलग रीजन्स में रूल करती थी और पॉलिटिक्स, कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी अचीवमेंट्स ने मेडिवल नॉर्थ इंडिया को शेप देने में बड़ा रोल प्ले किया। इन शॉर्ट, गुर्जरा प्रतिहारास ने नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट किया, पलास ने बुद्धिज्म और एजुकेशन को प्रमोट किया और सेन डायनेस्टी ने बंगाल में हिंदू कल्चर को स्ट्रेंथन किया। So, these dynasties played an important role in shaping the political and cultural history of North India. Now I am going to explain topic 3.
इस टॉपिक में हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो 750 AD से 973 AD तक डेक्कन रीजन की एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो राष्ट्रकूटस ने महाराष्ट्र, कर्नाटका और साउथ इंडिया के कई हिस्सों पर रूल किया। ये अपनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए फेमस थे। ए फ्लैट ओरिजिन देखें तो राष्ट्रकूटस अपने आप को राष्ट्रिका वंश से रिलेटेड मानते थे। इनकी कैपिटल मन्याखेटा यानी आज का मलखेड कर्नाटका थी। ए फ्लैट बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की। इस डायनेस्टी के फेमस रूलर्स द दंती दुर्गा, कृष्णा आई, गोविंदा III और अमोघवर्ष आई। इन रूलर्स ने एम्पायर को एक्सपैंड किया और उससे और भी पावरफुल बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राष्ट्रकूटस का एडमिनिस्ट्रेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड था। उन्होंने प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज किया और उनकी मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ए फ्लैट कल्चर एंड कंट्रीब्यूशंस देखें तो राष्ट्रकूटस आर्ट, लिटरेचर और एजुकेशन के ग्रेट पेट्रन्स थे। इनकी सबसे फेमस अचीवमेंट एल्लोरा का कैलासा टेम्पल है, जो एक हाई रॉक को कट करके बनाया गया है और इंडियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है। अगर की फीचर्स की बात करें तो उनका एम्पायर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पार्ट्स तक फैला हुआ था। अमोघवर्ष ने फेमस कन्नड़ा बुक कविराजमागर लिखी। राष्ट्रकूटस ने हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया। ये रॉक कट टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस थे। आखिर में डिक्लाइन की बात करें तो वीक सक्सेसेस और चालुक्यास के अटैक्स की वजह से राष्ट्रकूटा एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। इन कंक्लूजन, राष्ट्रकूटस ने इंडिया के पॉलिटिकल, कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। उनकी आर्ट, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। Now I am going to explain topic 4 Cholas and their contemporary relation with Southeast Asia and Sri Lanka. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि चोला एम्पायर सिर्फ इंडिया तक हाई लिमिटेड नहीं था, बल्कि उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका के साथ भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। सबसे पहले चोलास, अ मैरिटाइम पावर की बात करें तो चोलास की नेवी बहुत पावरफुल थी। वो एक्सीलेंट सेलर्स थे और उन्होंने ट्रेड, डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंज के लिए सी रूट्स डेवलप किए। इसी वजह से उनका कनेक्शन बहुत से फॉरेन कंट्रीज के साथ बना। ए फ्लैट ट्रेड एंड कॉमर्स देखें। चोलास का साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका के कंट्रीज के साथ एक्टिव ट्रेड था। वो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, आइवरी, प्रेशियस स्टोन्स और ब्रॉन्ज आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे। बदले में वो गोल्ड, कैम्फर, परफ्यूम्स और फाइन क्वालिटी गुड्स इंपोर्ट करते थे। इस ट्रेड से चोला एम्पायर और भी प्रॉस्परस बना। ए फ्लैट रिलेशन विथ श्रीलंका की बात करते हैं। चोलास के श्रीलंका के साथ पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस थे। 10th सेंचुरी में उन्होंने श्रीलंका पर कैंपेन किया और नॉर्दर्न पार्ट पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। साथ ही उन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, टेम्पल्स बनवाए और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को डोनेशंस भी दिए। ए फ्लैट रिलेशन विथ साउथ ईस्ट एशिया देखें। चोलास के श्रीविजय, काडा, जावा और कंबोडिया जैसे किंगडम्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे। उन्होंने तमिल और संस्कृत लैंग्वेज, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इंडियन आर्ट को साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया। आज भी वहां के कई टेम्पल्स और इंस्क्रिप्शंस में चोला इन्फ्लुएंस क्लियरली देखने को मिलता है। ए फ्लैट कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें। चोलास की वजह से हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। तमिल और संस्कृत लैंग्वेजेस पॉपुलर हुई, नए टेम्पल्स बने और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच कल्चरल टाइज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। आखिर में इम्पोर्टेंस देखें। चोलास ने ट्रेड, कल्चर और डिप्लोमेसी को प्रमोट किया। उनके इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका के बीच प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा। इन कंक्लूजन, चोलास सिर्फ ग्रेट रूलर्स ही नहीं थे, बल्कि ग्रेट सीफेरर्स और डिप्लोमैट्स भी थे। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशंस के थ्रू इंडियन कल्चर को दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया और एक रिच हिस्टोरिकल लेगेसी छोड़कर गए। ए फ्लैट हम यूनिट 3 के टॉपिक 5 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी ऑफ चोलास।
इस टॉपिक में हम जानेंगे कि चोला रूलर्स ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और नियरबाई कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस डेवलप किए। चोला रूलर्स की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव थी। उनका एम था अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करना, ट्रेड को इंक्रीज करना और इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। चोलास की नेवी उस समय की सबसे पावरफुल नेवीज में से एक थी। इसी स्ट्रॉन्ग नेवी की हेल्प से उन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे श्रीविजय, इंडोनेशिया, मलेशिया रीजन के साथ कॉन्टैक्ट और कैंपेन्स किए। राजा चोला आए और राजेंद्र चोलाई ने फॉरेन एक्सपेडिशंस कॉन्डक्ट किए और ओवरसीज ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया। इससे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। चोलास ने सिर्फ मिलिट्री पावर हाई नहीं दिखाई, बल्कि कल्चरल रिलेशंस भी डेवलप किए। इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, हिंदुइज्म और तमिल कल्चर साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंची। फॉरेन ट्रेड के थ्रू स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स और अदर गुड्स का एक्सचेंज होता था, जिससे चोला एम्पायर इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉस्परस बना। तारांकन, इन शॉर्ट, चोलास की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, ट्रेड एक्सपेंशन, फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंडियन कल्चर को फॉरेन कंट्रीज तक स्प्रेड करना। इसी वजह से चोला एम्पायर को मेडिवल इंडिया की ग्रेटेस्ट मैरिटाइम पावर माना जाता है। हम यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इन्वेजन्स ऑफ अरब्स, गजनविस एंड घोरीज और पृथ्वीराज चौहान। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि 8th से 12th सेंचुरी के बीच इंडिया पर हुए फॉरेन इन्वेजन्स ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट किया। 1. इन्वेजन्स ऑफ अरब्स। सबसे पहले अरब्स ने इंडिया पर अटैक किया। उनका पर्पस ट्रेड को कंट्रोल करना और इस्लाम को स्प्रेड करना था। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, लेकिन अरब सिंध के आगे इंडिया में ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए। 2. इन्वेजन्स ऑफ गजनविस। उसके बाद गजनवी रूलर महमूद ऑफ गाजनी ने 1000 से 1027 AD के बीच इंडिया पर कई बार अटैक्स किए। उसका एम इंडिया की वेल्थ को लूटना था, न कि परमानेंट रूल एस्टैब्लिश करना। इस दौरान उसने फेमस सोमनाथ टेम्पल पर भी अटैक किया और उसकी संपत्ति लूट ली। 3. इन्वेजन्स ऑफ घोरीज। इसके बाद मोहम्मद घोरी ने इंडिया पर अटैक किया। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लूटना नहीं, बल्कि इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करना था। 1192 AD में सेकेंड बैटल ऑफ टरेन में उसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। इस विक्ट्री के बाद दिल्ली और अजमेर पर उसका कंट्रोल हो गया और दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन पैद गई। 4. पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के बहादुर राजपूत रूलर थे। उन्होंने 1191 AD के फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन में मोहम्मद घोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 AD के सेकेंड बैटल ऑफ टरेन में वो डिफीट हो गए। उनकी हार के बाद नॉर्थ इंडिया में टर्किश रूल की शुरुआत हुई। की इम्पैक्ट्स। इन इन्वेजन्स की वजह से नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी वीक हो गई। कई टेम्पल्स को लूट लिया गया और इंडिया में नए पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आए। इसी पीरियड के बाद दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। समरी। तारांकन, इन शॉर्ट, अरब्स ने सिंध पर कंट्रोल किया, गजनविस ने इंडिया की वेल्थ को लूटने के लिए अटैक्स किए, घोरीज ने इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश किया और पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी से रेजिस्टेंस दिया। ये इवेंट्स मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं। Congratulations! We have successfully completed the History Semester 2 syllabus. I hope this series helped you understand all the topics easily. Don't forget to write down your notes in your notebook for better revision. If you found this series helpful, please like, share, and subscribe to the channel. Also, let me know in the comments which subject you would like me to cover next. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.